पहले कभी अनदेखे थे, अनछुए थे, उनको एक तरीके से सामाजिक न्याय के रूप में मुआवजे की बात की गई आरक्षण देकर। बात उस राज्य से जहां से अंबेडकर जी जैसी शख्सियत निकली जिन्होंने संविधान लिखा, क्योंकि उनको पता था कि अछूत होने का मतलब क्या है, दरकिनार करने का मतलब क्या है और उनकी जरूरत क्या है। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हुई और जब उस आरक्षण पे सब कुछ आगे बढ़ा तो उस पे अदालती रोक लग गई। तमिलनाडु में अलग बात है कि तमिलनाडु में आरक्षण 65% के पार है, लेकिन वहां सब कुछ चालू है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो अभी आरक्षण की ये पैमाइश बढ़ाई है अभी, उस पे अदालती कोई कार्रवाई व्यवधान डाल सकती है क्या? मुझे नहीं लगता, अब तो गेंद पाले से निकल चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब वो सीलिंग तोड़ दी है 50% की, जब आपने ईडब्ल्यूएस को 3-2 के अनुपात से आपने उसको उचित माना, तो वो पहले ही हो गई वो सीमा 50% के ऊपर चली गई। जब वो 50% के ऊपर चली गई, तो फिर आप सीलिंग को बना करके रखने का क्या मतलब है? यही उसमें होगा ना कि साहब ये 50% के ऊपर वो 65% कर रहे हैं। तो 65% कहाँ कर रहे हैं? वो तो साहब 60 था, अब 75 कर रहे हैं। तो आगे चल करके इस पर बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुझे नहीं लगता, हाँ, वो ये कर सकती है, जिस तरह के लोग कई बार हम लोग देखते हैं कि आते हैं जजमेंट कि आप फाइल को पेंडिंग में डाल दीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर वाला इश्यू है, अभी भी पेंडिंग में है, या खुद ईडब्ल्यूएस वाला लंबे समय तक पेंडिंग में रहा। और भी कई मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग में हैं, तो यही यही होगा। लेकिन अगर विधानसभा ने पारित कर दिया है तो उसको, जैसे ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था, ये तो लागू करने के ऊपर है ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लागू कर दिया था, जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें थी उन्होंने सब लागू कर दिया, तो नीतीश कुमार भी लागू कर देंगे। क्योंकि इस देश का जो संविधान है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून का, किसी भी जो भी विधानसभा में पारित हो रहा है, उस पर उसको वॉच करने का अधिकार है, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन अंततः जो अधिकार है वो विधानसभा और पार्लियामेंट को है। चुने सही हुए बात है। लोगों को ही अंदर अधिकार है, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो, जिस तरीके से वो कानून बना देती है। तो क्या लगता है अब ये नीतीश कुमार का दांव बाकी राज्यों में चलते हुए 2024 में वापस अब कमंडल की काट के रूप में देखा जाएगा इसको? डेफिनेटली। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में कहीं इसके उलट कोई बात होती है, तो भी इसका फायदा और ज्यादा नीतीश कुमार को मिलेगा। फिर तो ये मान लिया जाएगा ना कि नीतीश कुमार ने देखिए आगे बढ़कर के बड़ा स्टेप लिया। तो ध्रुवीकरण, जो सामाजिक न्याय की राजनीति का जो ध्रुवीकरण है वो और ज्यादा तीव्र होगा। और वैसे भी जो आप मंडल की राजनीति कह रहे हैं, हालांकि ये बहुत आगे की बात है। अब मैंने इसीलिए उसमें अति पिछड़ा शब्द को जोड़ा, उसमें जो नॉन जाटो दलित है या जो दलितों की कमजोर जातियां हैं उनकी भी बात की। तो अब बात काफी आगे निकल चुकी है और खुद जो कमंडल की राजनीति थी उसने अपने कमंडल में मंडल को डाल करके जो घोंट करके जो बनाया था ना, 2 बार वो उस चक्कर में जीते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती और मैं इस बात को 2 साल से कह रहा हूँ, वो अब समझ में आया है विपक्ष को कि नहीं, ये हिंदुत्व केवल एक जुमला है, एक डर है कि ताकि आप केवल हिंदुत्व के फेर में पड़े रहें और वो बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मोदी जी ने और अमित शाह की मैं तारीफ करूंगा कि जितना बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है उन्होंने, और ये शायद कांशीराम से उन्होंने सीखी है कि पिछड़े में जो मजबूत जातियां हैं उनके बरक्स जो कमजोर जातियां हैं या जो उनसे थोड़ा चिढ़ रखती हैं, उनके भीतर और नफरत पैदा कर दीजिए और भेदभाव पैदा कर दीजिए, उनको अपने साथ जोड़ लीजिए। वही उन्होंने दलितों में किया। ये खेल बखूबी आता है। बीजेपी से अच्छी विभाजनकारी राजनीति कोई करना नहीं जानता इस देश में और उसका उन्हें फायदा मिला। लेकिन अब जहां स्थितियां पहुंच गई हैं उसमें बीजेपी का नैरेटिव ही ध्वस्त हो गया है। आज हिंदुत्व की कहीं बात नहीं हो रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन कोई जमीन पर हलचल नहीं। और वैसे भी धर्म का जो मसला है वो व्यक्ति का निजी आस्था है। राजनीति में उसका इस्तेमाल करने की मनाही है, लेकिन बीजेपी कर रही है। अब चूंकि उनके पास सत्ता है, वो जो चाहे वो करें, लेकिन संविधान की मर्यादा को जो समझता है ना, वो कभी ये नहीं कर सकता।
नेहरू जी के समय पे भी ये मौका आया था जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने कहा था कि नहीं आप नहीं जाएँगे, आपको नहीं जाना चाहिए बतौर एक राष्ट्राध्यक्ष। वो नहीं माने थे तो उन्होंने कहा था कि आप जाना चाहें तो व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बतौर आप नहीं जाएँ। ये एक समझ थी उस प्रधानमंत्री की जो खुद आस्थावादी था। ऐसा नहीं है कि नेहरू आस्थावादी नहीं थे। लेकिन आजकल आस्था कहाँ होती है? आजकल तो वो तस्वीरें आती हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी गुफा में बैठ कर के तपस्या कहीं कैमरा के साथ होती है। कोई गर्भगृह में पूजा करने जाएगा तो वीडियोग्राफी से पूजा होती क्या? ये तो मज़ाक है ना। ये सरासर लोगों की जो कोमल भावनाएँ हैं, जो ये देश बड़ा आस्थावादी है, बड़ा भावुक देश है। तो यहाँ के लोगों को आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बनाना शायद बहुत आसान है। इसलिए आप कहें नहीं, नहीं वो तो बड़ा महान व्यक्ति है। वैसे भी इस देश में धर्मगुरुओं का बड़ा सम्मान है। आसाराम राम रहीम का भी अभी भी सम्मान है। वो जेल में है, सजा याफ्ता है, सब है, लेकिन जो उनके भक्त हैं अभी भी उनको मानते हैं। तो ये देश तो बेहद आस्थावादी है और उसमें अगर मोदी जी पूजा कर रहे हैं तो लोग समझेंगे अरे बड़ा बहुत बड़े देवत हृदय का व्यक्ति है। लेकिन उस हृदय वाले व्यक्ति ने तो आपको लाइन में लगा दिया 5 किलो राशन में, तो ले लीजिए आप और निकाल के बाहर कर दिया जाता है।